हेलो दोस्तों, देखें अगला क्वेश्चन। अब आपका दूसरा पेपर स्टार्ट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो आ चुका है उसमें आए हुए क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न कराएंगे, जो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में 1 अंक के होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, वैदिक मैथ से है। 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6 का मान एकाधिक पूर्वेण से ज्ञात कीजिए। तो एकाधिक पूर्वेण से केवल उन्हीं संख्याओं का गुणा किया जा सकता है जिनका आधार 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है। तो यहाँ पे ये तो दोनों संख्याएं हैं 1/6 और 5/6। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो इनका योग कितना आएगा? 1 आएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ही आसान है कि पहले 31 गुणा 31 लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्लिक लगाएंगे, यहाँ 1/6 गुणा 5/6 लिखेंगे। और यो जो 31 लिखा है उसमें इस 31 पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। एकाधिक का मतलब अभी 31 नहीं, कितना है? 32। यानी 31 गुणा कितना हो गया? 32 ऑब्लिक 1/6 गुणा 5/6 करने पर आएगा 5 एकम 5 और 6 छंगा कितने? 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 31 गुणा 32 करने पर हो जाएगा 31 दूना 62, हाथ से लगेगी 6, 31 तिया कितने हो जाएंगे? 93, 93 और 6 हो जाएंगे 99। तो 99 और 992 सही 5/36 आपका आंसर हो जाएगा एकाधिक पूर्वेण विधि से। तो एकाधिक पूर्वेण विधि से गुणा कैसे करते हैं कि जो डिफरेंट संख्याएं हैं उसको एक ब्लॉक में रखते हैं, जो सेम संख्याएं हैं उनको एक ब्लॉक में रखते हैं, और सेम संख्याओं में से एक संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगाते हैं तो वो पहले से एक अंक अधिक हो जाती है। जैसे 31 का कितना हो गया? 32। 32 गुणा 31 करेंगे कितना आ जाएगा? 992। तो आपका आंसर आया 992 सही 5/36। देखें अगला प्रश्न संख्या 2। ये आपका समीकरण दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। तो इसके हल करने की 2 विधियां होती हैं। एक होती है परावर्त योज्य और एक होती है शून्य साम्य समुच्चय। तो हम इसको करेंगे परावर्त योज्य से या शून्य साम्य समुच्चय से। तो दोनों में से किसी एक से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नियम ध्यान रखना होता है कि यदि इनके ऊपर आए हुए अंक सेम है, यदि इनके ऊपर आए हुए अंक कैसे हैं? सेम, जिसको हम अंश कहते हैं। देखो ये अंश कैसे हैं? सेम है, तो हरों का योग शून्य के बराबर हो जाता है। यहाँ पे अंश समान है, अंश कैसे हैं? समान है, अंश समान है, तो हरों का योग शून्य के बराबर हो जाता है। अंश समान है तो हरों का योग शून्य के बराबर हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि हर हमारे पास इधर भी हैं और इधर भी हैं। यदि हम इन दोनों का जोड़ करें तो x और x 2x होंगे, 3 और 7 कितने होंगे? 10। तो यहाँ बनेगा x और x 2x और 3 और 7 कितने? 10, यानी -3 -7 -10। अब इधर चेक करते हैं तो ये भी सेम होना चाहिए। x और x कितने? 2x -1 -9 कितने होंगे? -10। तो दोनों योग बराबर हैं। तो आपको करना क्या है? किसी एक योग को यहाँ पे लेना है और उसको किसके बराबर कर देना है? शून्य के बराबर। तो 2x बराबर माइनस का 10 इधर जाएगा, प्लस का 10, 2 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 2 गुणा में तो इधर भेजेंगे किसमें हो जाएगा? भाग में। तो 10 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5। तो आपका आंसर आया 5। तो आपको करना क्या है? केवल नीचे वाले हरों का योग करके उसको शून्य के बराबर रखना है और फिर बाद में उसका प्रक्षेपण करना है। ये माइनस का 10 है तो इधर किसका हो गया? प्लस का 10। ये 2 गुणा में तो इधर गया किसमें? भाग में। 10 में 2 को भाग दे कितना आ जाएगा? 5। देखें प्रश्न संख्या 3। इसने कहा है 196 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनखंडों की जो घात आएंगी उनका योगफल लिखिए। तो पहले हम 196 के जो टुकड़े करते हैं
तो 196 196 के टुकड़े करेंगे यानी फैक्टर्स करेंगे। तो 2 नाम 18, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16। अब 2 चौके 8, 1 बचेगा 2 नाम 18। अब 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या बने? अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ पर 2 की घात कितनी आई? 2, और 7 की घात कितनी आई? 2। तो ये जो ऊपर वाली होती हैं ये क्या होती हैं? घात। तो घातों का योगफल, घातों का योगफल, घातों का योगफल कितना आया? 2 + 2 कितने हो गए? 2 + 2 = 4। तो आपका आंसर आ गया। तो इसने पूछा था घातों का योगफल क्या होगा। देखें अगला सवाल। प्रश्न संख्या 4 है, कोसेक 50 cos 50 कोसेक 40 का मान लिखिए, यानी मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? cos 50 लिखा हुआ है और यहाँ पे कोसेक 40 लिखा हुआ है। तो इन दोनों का योग यदि हम देखें तो कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो दोनों में से किसी एक को हम बदलेंगे। तो cos 50 डिग्री जैसा है वैसा, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 - 50। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो कोसेक 90 - 50, तो कोसेक की जगह कोसेक है, 90 में से यदि 50 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 40। यानी अब भी ये वही लिखा हुआ है, कोसेक 40 ही लिखा हुआ है ये। लेकिन ऐसा क्यों किया हमने? 40 को 90 - 50 क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाती है, कोसेक 90 - थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। तो कोसेक 90 - थीटा यानी कोसेक की जगह क्या हो जाएगा? सेक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक। कोसेक की जगह क्या हो जाता है सूत्र में? सेक। और यहाँ पे जो थीटा होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है? 50, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये cos 50 जैसा है वैसा, cos 50 की जगह cos 50 लिखेंगे, sec 50 को हम लिखेंगे 1/cos 50। sec 50 को हम लिखेंगे 1/cos 50। तो cos 50 से cos 50 तक हो जाएगा कितनी बार? एक बार। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। कुछ भी नहीं करना है, cos 50 cos 50 cos 50 ये तो जैसा है वैसा ही है। केवल कोसेक 40 जो लिखा हुआ है उसको आपको 90 में से घटा के दिखाना है, 90 - 50, ठीक है। और कोसेक 90 - थीटा क्या हो जाता है? सेक थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोसेक 90 - 50 लिखा है, तो सेक 50 हो जाएगा। और सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो सेक थीटा हमने कर दिया 1/cos 50। देखें अगला सवाल, प्रश्न संख्या 5। यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम बनाते हैं बेस यानी आधार। अब यहाँ पे हमने एक छड़ ऊर्ध्वाधर खड़ी कर दी, यहाँ पे लिखेंगे छड़। अब इस छड़ की जो छाया है वो कहाँ आएगी? जमीन पर। किसी वस्तु की छाया कहाँ आती है? जमीन पर। तो ये छाया हो गई। तो उसने कहा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, तो पहले इसने कहा है ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, तो ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई कितनी है? 1 अनुपात। और इसकी छाया की लंबाई बाद में इसने कहा है छाया की लंबाई, तो बाद वाली वैल्यू कितनी हो गई? छाया की लंबाई √3। तो यहाँ पे रखेंगे √3। यहाँ पे A B C और यहाँ पे कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब जब भी कभी अनुपात दे रखे होते हैं तो इंग्लिश का अक्षर x या k यूज करते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसका हल कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हमने यहाँ पे tan थीटा क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे लंब है और यहाँ पे क्या है? आधार। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में 2 भुजाओं में बात चलती है, या तो
वो हो सकती हैं, जैसे मैंने अगली वीडियो में बताया था इससे पिछली में, कि या तो लंब और कर्ण हो सकती हैं, या फिर आधार और कर्ण हो सकती हैं, या लंब और आधार हो सकती हैं। तो पहले जो होता है वो लंब और कर्ण साइन के लिए होता है, दूसरा जो होता है वो कॉस के लिए होता है, और तीसरा जो होता है वो टैन के लिए होता है। तो यहाँ पे लंब और आधार आया है, लंब और आधार, तो यहाँ कौन सा थीटा यूज करेंगे, टैन थीटा। तो अब लंब की जगह कितना रखने वाले हैं हम, 1x, और आधार की जगह कितना रखने वाले हैं, √3x, और टैन थीटा की जगह यहाँ पे कोई है क्या, कोण नहीं है, क्योंकि उसने कोण हमसे पूछा है कि कोण क्या करो, तो यहाँ पे टैन थीटा की जगह टैन थीटा रखेंगे, यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो 1/√3। अब हम देखेंगे कि टैन थीटा की जगह टैन थीटा ही है 1/√3। टैन में 1/√3 किसका मान होता है, टैन में 1/√3 मान होता है टैन 30 का। किसका होता है, टैन 30 का। तो यहाँ पे हमने टैन 30 लिख दिया, टैन से टैन का सिलाव, यहाँ पे रह जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे उन्नयन कोण आ गया आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। देखें अगला सवाल, प्रश्न संख्या है 6। इसने कहा है दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। प्रश्न संख्या 6 1 नंबर की है। जो आपका सवाल है बिंदुपथ एक्सरसाइज प्रश्नावली 10 से। तो ये थ्योरेटिकल सवाल है, ये प्रमेय की ही लाइन लिखी हुई है कि यदि दो बिंदु दिए गए हों, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे ए और बी, दो बिंदु दिए गए हों और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी यदि समान है इस बिंदु से और इस बिंदु से, इन दोनों बिंदुओं से ये वाला बिंदु यदि समान दूरी पर स्थित है, तो इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इस बिंदु का बिंदुपथ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होगा, लंब अर्धक होगा। क्या होगा, लंब अर्धक, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और इसको दो बराबर भागों में भी बांटेगा। तो दो दिए गए बिंदुओं ए और बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ, तो इस बिंदु का जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, इसका बिंदुपथ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होगा, लंब अर्धक। क्या होगा, लंब अर्धक। तो आपको हल में लिखना है दो दिए गए बिंदुओं, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होगा। रेखाखंड का क्या होगा, लंब अर्धक होगा। तो यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देना है लंब अर्धक। क्या होगा, लंब अर्धक। ये आपका आंसर है कि उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होगा, दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उनका क्या होगा, लंब अर्धक होगा। देखें अगला सवाल, प्रश्न संख्या 7। वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात। तो ये भी एक विचारात्मक सवाल है, थ्योरेटिकल है, प्रश्नावली 12 से संबंधित है। वृत्त से कि वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर, तो एक वृत्त बनाएंगे। पहले हम एक वृत्त बनाया, वृत्त में केंद्र से, सपोज करो ये केंद्र है, माना ये केंद्र को केंद्र से समान दूरी पर, यानी यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी समान है। सपोज करो ये भी 5 सेमी और ये भी 5 सेमी है, ये दोनों दूरियां समान हैं और यहाँ पर एक जीवा है और यहाँ पर भी एक जीवा है। तो इन जीवाओं का अनुपात क्या होगा, तो हम एक बार दोबारा समझेंगे कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, मैं केंद्र से समान दूरी पर, सपोज करो ये भी
दूरी 5 और ये भी दूरी 5, समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात क्या होगा? ये हमें बताना है कि ये जीवा AB और ये जीवा CD, तो ये दोनों जीवाएं हैं, इनका अनुपात क्या होगा?